हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवा गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 4, उसकी एक्सरसाइज 4.2। इसमें हम लोग देखेंगे कि समीकरण के हल कैसे प्राप्त करते हैं, उसके मूल क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज इसकी इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इसमें कुछ बताना नहीं है, सारा हम लोग पिछली एक्सरसाइज में, पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोग सारा सीख चुके हैं। आज हम लोग बस इसको डायरेक्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। आप लोग बने रहिए, करते हैं शुरुआत एक्सरसाइज की। देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला पार्ट है, इसमें कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मूल होता क्या है। देखिए, हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था, बहुपद चैप्टर 2 में पढ़ा था कि कोई बहुपद कब होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा कोई बहुपद था और इसके हम लोगों ने उसमें शून्य ज्ञात किए थे। शून्य याद होगा सभी को, शून्य। तो जो वहां पर बहुपद में जो शून्य था, द्विघात समीकरण में वही है मूल। अच्छा, बहुपद में शून्य क्या था, x की जब हम कोई वैल्यू डालते थे और वहां पर अगर ये हमारा बहुपद जो है शून्य हो जाता था, जीरो हो जाता था, तो जो x की वैल्यू होती थी वही हमारी शून्य होती थी। तो हमारा जो आज द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जैसे हमारी कोई द्विघात समीकरण बहुपद से, अगर बहुपद में हम लोग, जैसे हमारा बहुपद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जैसे इसको जीरो के बराबर करते हैं तो ये बन जाता है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, जो इसमें शून्य था वही इसमें मूल है। मूल देखिए, x की अगर मान लीजिए कोई वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 कुछ भी, और ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स हो गया हमारा जीरो, तो ये जो x कहलाएगा ना, ये मूल होता है हमारा। कोई हमारी समीकरण है, जैसे हमारी ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, या ये है, अगर हमने इसमें x की वैल्यू कुछ 1 2 3 4 डाल दी और ये वाला हमारा जीरो बन गया, तो हमारा जो x की वैल्यू है वही हमारा जो है क्या कहलाता है, शून्य। शून्य हमारा बहुपद में था, इसमें हमारा वो मूल कहलाएगा कि वो मूल क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पिछली एक्सरसाइज में गुणनखंड विधि से जो किया था, उसमें जो x की वैल्यू -5 2 आ रही थी, वो हमारे मूल ही थे। तो देखते हैं हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे हमारी ये क्वेश्चन है, हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0, हमें गुणनखंड विधि से करना है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे हमारा ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि पिछले हमने चैप्टरों में खूब सीखा है। ठीक है, करते क्या है इसमें, जैसे ax स्क्वायर होता है, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं तो क्या होता है, एक मान लिया, एक है यहाँ पर एक x स्क्वायर, तो 10 एकम कितना हो गया, 10, गुणा करा के आया 10। अब हमें 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं कि 3 आ जाए। ठीक है, तो 10 के गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे 2 2 पंचे 10 5, तो हमारे 10 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 5 5। अब इसके हमें इस प्रकार से लिखना है कि -3 आ जाए। देखो, एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको माइनस का 5x प्लस का 2x लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहा, माइनस के 5x प्लस के 2x कितना बचा, माइनस का 3x। तो यही लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, बस ये जो मध्य पद है ना, इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया है। इसको हमने यहाँ पर तोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो ये सबको पता होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जो यहाँ पर कॉमन होगा। यहाँ पर हमारा इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x बच गया, और फिर यहाँ पर जो है हमारा -5 बच गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो प्लस का 2x में से चला गया, x बचा, माइनस के 10 में से 2 चला गया, तो 2 पंजे 10 5 बच गया। ठीक है, बराबर 0। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को पता है, ऐसे लिख लेते हैं कि x -5 है तो x -5 को एक बार लिख लिया, और फिर जो है x + 2 को एक बार लिख लिया। लेकिन ये आता कैसे है, ठीक है, सबको पता होगा। देखिए, यहां पर करते क्या है, यहां पर देखिए x -5 को कॉमन ले लीजिए, x -5 को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहां से x -5 चला गया, यहां पर x बचा, x लिख लिया, प्लस यहां पर से भी x -5 चला गया, यहां पर प्लस का 2 बचा, तो प्लस का 2। तो देखिए, x -5 x + 2, तो यहां से ये वाला जो स्टेप होता है हम लोग छोड़ देते हैं, डायरेक्ट ये लिख लेते हैं। सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको x -5 को, ये भी 0 के बराबर हो सकता है, और x + 2 ये भी 0 के बराबर हो सकता है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +5। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो गुणनखंड विधि से तो मूल क्या होगा, हमारे यही मूल है। इसके मूल क्या है, मूल हमारे हैं +5 -2, ये हमारे मूल आ गए। ठीक है, अब आप लोगों को और भी क्लियर तरीके से समझ में आना होगा। हमारा क्वेश्चन ये था, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, मध्य पद को विभाजित कर दिया। कैसे विभाजित करते हैं, 10 से कम 10 के गुणनखंड किए, इस प्रकार से किए कि जोड़े या घटाए तो -3 आए, तो -5 +2 -3 आ गया। फिर हमने कॉमन ले लिया, तो हमने देखा x की वैल्यू 5 और -2, तो ये जो हमारी वैल्यू है x की वैल्यू 5 -2, तो ये हमारे मूल कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर इस समीकरण में जैसे x² -3x -10 = 0, अगर हम इस समीकरण में 5 या -2 रखेंगे तो ये समीकरण हमारी 0 हो जाएगी। देखो 5 रख के एक बार देख लीजिए, x की जगह पर 5 रख दिया, -3, x की जगह पर 5 रख दिया, -10, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 55 25, 5 दिया 15, -10 = 0। तो यहाँ पर 25 है, -15 और 10 25 = 0 था, तो यहाँ से 0 = 0, LHS = RHS। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 0 ही तो हो गई, तो ये हमारा 0 हो गया। इसी प्रकार से -2 भी अगर रख देंगे इसकी जगह पर, जैसे x की जगह पर -2 रखा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, माइनस प्लस 3 दूनी 6, -10, तो 6 4 10 -10। तो देखिए इसकी वैल्यू जो होती है 0 हो जाती है। तो हमने शुरुआत में यही बताया था कि हमारे मूल हमारी वो वैल्यूज होती हैं, अगर हम उसको समीकरण में रख दें तो हमारी समीकरण जो है 0 हो जाती है। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पर कह रहा है 2x² + x -6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 की इनकी और इनकी गुणा करा लेते हैं, तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि जोड़े या घटाएं तो 1 आ जाए, तो 2 से काटेंगे कितना बचा, तो यहां पर बच गया 6, फिर 2 से काटेंगे कितना बचा, 3। तो देखिए 2 × 2 × 3 ये आ गए इसके गुणनखंड 12 के। तो हमें प्लस का 1 यहां पर लाना है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 × 3, अगर 4 में से घटा देंगे, 4 में से 3 घटा देंगे तो हमारा 1 बचेगा। तो इसको हम इस प्रकार से यानी लिख सकते हैं 2x² + 4x -3x -6 = 0। कैसे, देखिए प्लस का x लिखिए, चाहे प्लस का 4x -3x लिखिए, क्योंकि 4 में से 3 चला गया, 1 ही बचा हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये कैसे किया, 6 दूनी 12, 12 को 4 तिया 12 कर सकते हैं, 4 तिया 12। तो इस प्रकार से हम लोग मध्य पद को तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो कॉमन मिलेगा कॉमन ले लेंगे। देखिए यहां से 2x कॉमन मिल जाएगा, 2x² में से अगर 2x चला गया तो x बचेगा। ठीक है, प्लस का 4x में से 2x चला गया तो 2 बच गया, -3x कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन मिलेगा, -3x में से -3 चला गया, यहां पर x बचा, x नोट कर लिया, माइनस बाहर चला गया तो प्लस बच गया, 3 दूनी 6, तो 2 आ गया = 0। यहां पर देखिए ये एक पद ये है, एक पद ये है, तो यहां पर से x + 2 कॉमन ले लीजिए, x + 2 कॉमन आ गया, फिर बचा गया x + 2 चला गया, 2x बचा, x + 2 यहां से भी चला गया, -3 बचा, -3 नोट कर लिया, तो x + 2 और ये आ गया 2x - 3 = 0। अच्छा, तो यहां से एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए। x + 2 को हमने 0 के बराबर किया और फिर 2x - 3 को भी 0 के बराबर किया, तो यहां से x कितना आ गया, x आ गया यहां पर आपका 2 उधर जाएगा तो आ जाएगा -2, और यहां से देखिए 2x बराबर -3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 3, तो यहां से x बराबर आ जाएगा आपका 3/2। तो एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई आपकी, यानी जो मूल हमारे आए, मूल सोल्यूशन -2 3/2। ये क्या है, अगर समीकरण में ये जो हमारा क्वेश्चन था, अगर हम लोग समीकरण में x की जगह पर -2 या 3/2 रख देंगे तो हमारी समीकरण जो है 0 बन जाएगी। सबको समझ में अब तो आ गया होगा। आराम से इसको सुनिएगा
कि आखिर मूल होता क्या है, कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड मैनर में बताया। ठीक है, आप लोगों को सबको आता भी होगा क्योंकि ये गुणनखंड विधि से तो सब सारा 9th का है। ठीक है, तो सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसको बता देंगे। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। देखिए ये जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको ये पता है ना कि √2 गुणे √2 कितना होता है, बताइए आप लोग। √2 गुणे √2 होता है, मतलब 2 होता है। √5 गुणे √5 कितना होता है, 5 होता है। बस हो गया सवाल, कुछ बचा ही नहीं। हम देखिए हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं, इसकी गुणा इससे कराते हैं यहां पर, तो 5 √2 गुणे √2 कितना बचा, तो 5 तो ऐसे ही लिख लीजिए। √2 की गुणा √2 से आ जाएगी तो 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 10। यानी 5 √2 की गुणा जब आप लोग √2 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो इस वाले अचर की और यहाँ पर जो अचर होता है उससे गुणा करवाते हैं, यानी 5 √2 की गुणा √2 से करवाएंगे। 5 √2 गुणे √2, तो 5 को ऐसे ही लिख लिया। √2 की आ गया 2, तो 5 दूनी 10, यानी यहां से हमारा ये 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। अब हम लोग करते क्या है, 10 के गुणनखंड करेंगे कि 7 आ जाए। 10 के गुणनखंड आप लोग करिए कि उनको जोड़ो या घटाओ तो 7 आ गए। तो 10 के गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे √2x², 7 को लिख लेंगे प्लस का 5x प्लस का 2x। ठीक है, तो 5 2 7, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, प्लस का 5 √2 बराबर 0। देखिए यहां पर √2x² है, यहां पर 5x 2x 5 √2, तो देखिए इसको एक पास कर लीजिए और इसको एक पास कर लीजिए, क्योंकि ये √2 है, 2 है, 5 इसमें 5 इसमें है, तो एक पास कर लेते हैं। √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5 √2। अभी तक क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए अब यहां से कॉमन क्या मिलेगा, √2 कॉमन मिल जाएगा। देखो √2 हमने निकाल लिया, √2x, जब यहां से √2 आ गया बाहर, x भी आ गया, तो यहां पर एक x बच गया। प्लस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिखते हैं √2 गुणे √2, तो 2 को जब आप √2 गुणे √2 लिखोगे और √2 एक निकल गया तो एक √2 बच गया। ठीक है, तो एक √2 लिख लिया, तो ये आ गया। समझ में आया सबको, कैसे आ गया। 2 को हम लोग √2 गुणे √2 लिख लेंगे, तो 2 में से अगर एक √2 निकल गया तो एक √2 बचा। ठीक है, प्लस यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लिया, यहां से 5 निकल गया, x बचा, यहां से भी 5 चला गया, √2 बचा, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए x प्लस इस वाले जो 2 होते हैं उनको एक बार लिख लिया, x प्लस √2, और प्लस ये वाले जो बचते हैं उसको ऐसे लिख लेते हैं, √2x प्लस का 5 बराबर 0। ये कैसे आता है सब बताया है। ठीक है, अब इसको एक बार 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो x प्लस √2 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का √2। ठीक है, फिर यहां पर √2x प्लस का 5 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये है आपका √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से √2x 5 को उधर भेज दीजिए, -5 हो गया, तो x बराबर -5 बटे √2, भाग में चला जाएगा √2, तो x बराबर आ गया -5 बटे √2, तो x बराबर -5 बटे √2। दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। देखिए ठीक है, इतना आ गया, तो इसको हम लोग बिगाड़ देते हैं। कैसे आया आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, x की यानी मूल कितने आ गए, हमारा एक मूल हो गया माइनस का √2 और दूसरा मूल आ गया हमारा -5 बटे √2। मूल का मतलब क्या है भैया, देखिए मूल वो होता है कि अगर उसकी वैल्यू समीकरण में रख देंगे तो हमारी समीकरण 0 हो जाएगी। ये हम लोग बार बार आपको इसलिए याद बता रहे हैं ताकि आपको वीडियो के अंदर ही पूरा याद हो जाए। ठीक है, आपको अलग से रटना ना पड़े। ठीक है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 2x² - x प्लस का 1/8,
तो इसको हम लोग पहले इस रूप में बनाएंगे, मतलब ये अपान में कुछ नहीं रखेंगे, सिंपल कर लेंगे। देखो तो पूरे के बटे में 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 की गुणा इससे करवा दीजिए, 8 की गुणा इससे करवा दीजिए, तब देखो 8 दूनी 16, 8 की गुणा 2 से 8 दूनी 16x², फिर 8 की गुणा 1 से माइनस का 8x प्लस का 1 पूरे के बटे में आ गया आपका 8 बराबर 0। अब 8 यहाँ भाग में यहाँ गुणा में जाएगा तो 0 गुणे 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो यानी हमारा क्वेश्चन बन गया 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 8 की गुणा 0 से होगी तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको 0 गुणे 8 इस प्रकार से लिखेंगे, 0 गुणे 8 बराबर 0। तो समझ, अब ये हमारा देखिए सिंपल बन गया एकदम, ठीक है, कुछ इसमें बटे वाला नहीं रहा। यहाँ पर अगर आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ही जटिल बन जाएगा, आप लोग कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सिंपल बना लिए। अब हम लोग आराम से करेंगे। देखिए गुणनखंड करने के लिए 16 की गुणा 1 से करवाते हैं, कितना आ गया 16 एकम 16। अब 16 को इस प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे, देखो यहां से गुणा करवाया कितना आ गया 16। अब 16 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाएं तो 4 आ जाए। तो 16 को अगर हम लोग 4 गुणे 4 लिख ले तो हम अगर इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो माइनस तो हमने कुछ किया थोड़ी है, माइनस का 16x माइनस का 16x², ठीक है। माइनस का 8x को हमने लिख दिया माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x है, कोई कुछ तो हमने अलग से किया नहीं, प्लस का 1 को प्लस का 1। तो हम लोग इसमें कुछ करते नहीं, बस इसीलिए इस विधि को कहते हैं मध्य पद का विभाजन। हम लोगों ने केवल मध्य पद को यहाँ पर विभाजित किया है और इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें जो कॉमन मिलेगा कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहां से 4x कॉमन मिल जाएगा, 4x कॉमन ले लिया तो 4x अगर 16x² में से 4x चला गया तो 4 चौके 16, x² में से x चला गया x, ठीक है। 4x चला गया तो 1 बच गया। तो यानी अगर इसकी हम गुणा करवा दें 4 चौके 16x² तो वही आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4x। माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया तो 4x बच गया। अब यहां से माइनस कॉमन लिया तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक। देखो अगर यहाँ पर प्लस है और आपने माइनस कॉमन ले रखा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर आपने माइनस है प्लस कॉमन ले लिया तब माइनस ही आता है। समझ में आया आपको? देखो अब क्या करेंगे, 4x माइनस 1 यहाँ भी है, 4x माइनस 1 यहाँ भी है, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया 4x माइनस 1। जो ये बचता है इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए 4x माइनस 1। ये कैसे होता है आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो दोनों हमारे मूल जो है इसमें बराबर होंगे। देखो एक बार 4x माइनस 1 इसको 0 के बराबर करवा दीजिए, एक बार 4x माइनस 1 इसको 0 के बराबर करवा दीजिए। देखो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस 1 को उधर भेजोगे प्लस का 1 बन जाएगा, तो x बराबर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर, तो यहां पर भी आ जाएगा x बराबर 1/4 और यहां पर भी आ जाएगा x बराबर 1/4। अच्छा, तो दोनों मूल जो है इसके, दोनों मूल इसके बराबर आ गए, दोनों मूल बराबर आ गए। क्या है वो दोनों मूल? 1/4 कामा 1/4, ठीक है। ये हमारे मूल आ गए, ठीक है। सबको समझ में आया कैसे किया भैया? देखो हमने यहाँ पर 8 की गुणा 2 से करवा दी, हर बराबर किया, हमने यहाँ पर हर बराबर किया है, ठीक है। तो 8 की गुणा इससे करवा दी, इतना आ गया। 8 की गुणा यहाँ पर 1 होता है, कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 होता है, तो 8 एकम 8x प्लस का 1 बटे में 8 आ गया पूरे से। अब आप इसको अगर भाग दोगे तो यही आ जाएगा, और फिर 8 की गुणा ये भाग में यहाँ गुणा में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 0 आ गया हमारा। सबको समझ में आया? गुणनखंड कैसे करते हैं तो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, सबको पता है, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। हमें इसके क्या करने, मूल ज्ञात करने, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंड विधि से करने, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। देखो यहाँ पर इसका 100 की गुणा 1 से करवाएंगे, ये देखो कितना आ गया, 100 की गुणा 1 से करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो 100 के गुणनखंड कर लो। 100 के गुणनखंड करेंगे तो हमें 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि अगर उनको जोड़े या घटाएं तो हमारा 20 आ जाए। तो देखो 100 के गुणनखंड जो है हमारे सबको पता है, 100 के गुणनखंड हमारे 10 गुणे 10 भी होता है, 10 दाम का 100,
तो यानी इस प्रकार से और 10 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 20 भी आ जाएगा। तो यानी हम इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x। देखो ये वही रहा ना, मध्य पद -20x था और ये अभी भी -20x है, प्लस का 1 बराबर 0। मध्य पद को हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब यहां से जो कॉमन मिले कॉमन ले लो। कॉमन क्या मिलेगा, 10x कॉमन मिल जाएगा, 10x कॉमन मिलेगा तो 10 दाम का 100, x² में से x निकल गया, x बचा, इसकी गुणा कराएंगे तो इतना ही आ जाएगा। 10x बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो जो भी है उतना आ जाएगा, बस उसके साइन बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर -10x है तो प्लस का 10x यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। इसको बिगाड़ दें हम। अब देखो 10x -1 यहां भी है, 10x -1 यहां है, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, 10x -1, फिर बचा क्या 10x और -1, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो यहां पर एक बार क्या हो जाएगा 10x -1 बराबर 0 के, और एक बार ये वाला 10x -1 बराबर 0। तो 1 को उधर भेजोगे, 10 को बटे में भेजोगे तो x बराबर आ गया आपका 1/10, यहां से भी x बराबर आ गया 1/10। भैया कैसे कर दिया, देखो 10x -1 बराबर 0 था तो 10x ऐसे ही रहा, 1 को उधर भेज दीजिए, तो 1 को उधर भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/10। ठीक, सबको समझ में आया x कैसे आया। तो x के दोनों मूल 1/10 होंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, भाषा वाले सवाल है, उसमें कहता है उदाहरण 1 में दिए गए सवालों को हल कीजिए। देखिए इस चैप्टर को सॉल्व करते समय, ये हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। कौन सा चैप्टर है, द्विघात समीकरण। तो हमें जो सॉल्व करना है भाषा वाले सवाल, उसमें द्विघात समीकरण बनानी है। देखो इस सवाल को हम x और y मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कि माना एक के पास कंचे x, दूसरे के पास y, 2 समीकरण बनाएंगे फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण बनानी है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको एक बार में सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है, जॉन और जीवंती 2 दोस्त हैं, उनके पास 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, फिर थोड़े समय बाद दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब उनके पास जो भी कंचे बचे, अगर उनका हम गुणा करवाते हैं तो हमारे पास आता है 124। तो हमें ज्ञात करना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। तो हल करते हैं इसको। हल, माना जॉन के पास कंचे बराबर, हम लोग मान लेते हैं जॉन के पास कितने कंचे हैं, x। इसमें y नहीं मानना है, y कुछ भी नहीं, एक को अगर x मान लिया, अब कुछ भी दूसरा अचर हमें, मतलब दूसरा चर हमें, दूसरा वेरिएबल नहीं मानना है, ठीक है। अगर हमारे जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं, जीवंती के पास कंचे बराबर, देखो अगर आपसे कहता है कि 2 दोस्त हैं, एक के पास 10 कंचे हैं और दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, तो दूसरे के पास कितने बचे। 2 दोस्त हैं, एक है मान लीजिए R और एक है P, दोनों के पास कुल मिलाकर 10 कंचे हैं, और एक के पास अगर 3 कंचे हैं तो दूसरे के पास कितने बचे, 7 बचे ना। समझो अगर कोई 2 दोस्त हैं R और P, दोनों के पास कुल मिलाकर 10 कंचे हैं, अगर R के पास 3 कंचे हैं तो P के पास कितने बचे, 7। 7 कैसे आए, आपने 10 में से 3 घटा दिया तभी तो 7 आया। सेम ईयर, अगर दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने बचे, 45 माइनस x। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अच्छा
प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न में बोलता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अगर इसके पास x कंचे हैं और इसने 5 कंचे खो दिए, भाई आपके पास अगर 10 कंचे थे और आपने 5 खो दिए तो आपके पास कितने बचे? 5 ही कंचे बचे। इसके पास x कंचे थे, इसने 5 खो दिए तो x माइनस 5 बचे। जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45 माइनस x। अब इसने भी 5 कंचे खो दिए तो कितने बचे? 5 घटा दीजिए, जितने खो दिए उतने घटा दिए। भाई आपके पास 20 रुपए हैं, आपने 10 रुपए खो दिए तो 10 ही तो बचे आपके पास। तो सेम ऐसे आ गया। कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अगर दोनों ने कंचे खो दिए और अब उनके पास जो कंचे बचे अगर हम उनकी गुणा करवाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 124। यही तो क्वेश्चन में कहा है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। इनको जोड़ दीजिए, 45 आ जाएगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इसके पास x थे, 5 खो दिए, x माइनस 5 बचे। 45 माइनस x था, 5 खो दिए तो 45 माइनस x माइनस 5 बचे। खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब खो दिए गुणा करवाए तो 124 आ गया। तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? ठीक है, देखो इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं। x माइनस 5 इंटू 45 माइनस x माइनस, तो 45 में से 5 गया, कितना बचा? 40। 40 माइनस x बराबर 124। तो यहां से देखिए गुणा करवा लीजिए, सिंपल करना है। x की गुणा 40 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40x आ जाएगा। फिर x की गुणा x से करवाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का। माइनस की 5 की गुणा 40 से, माइनस की 5 की गुणा 40 से करवा दीजिए। फिर माइनस 5 की गुणा x से करवाइए, माइनस 5 की गुणा माइनस x से बराबर में 124। तो कितना आ गया? देखो 40x माइनस का x स्क्वायर, 5 चौके 20, 40 की गुणा 5 से करवाएंगे तो 200 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5x और ये 124 इधर आ गया तो माइनस का 124 बराबर 0। देखो फिर 40x, यहां पर x वाला है ये और ये x वाला है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 40x प्लस 5x कितना आ गया? 45x। ये एक x स्क्वायर वाला है और दो x स्क्वायर वाला है, माइनस का x स्क्वायर। और ये माइनस का 200 है और माइनस का 124, तो कितना आ गया? माइनस का 324 बराबर 0। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस एक्स वाला पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख लिया, फिर एक्स वाला लिख लीजिए प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर 0। अब इसको वहां लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो हमारे पास जो समीकरण आई है वह ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है? माइनस 1 से गुणा करवा दीजिए। अगर हम माइनस 1 से गुणा करवाएंगे तो हमारे ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। और 0 की अगर माइनस 1 से गुणा करवाएंगे, भाई 0 की अगर माइनस 1 से गुणा करवाओ या किसी से भी गुणा करवाओ तो 0 रहेगा। तो हम लोग माइनस 1 से अगर इधर गुणा करवाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो माइनस 1 से गुणा कराने पर तो माइनस वाला का हो गया प्लस, प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 45x हो गया माइनस 45x, माइनस का 324 हो गया प्लस का 324, और 0 की करवाएंगे तो 0, क्योंकि दोनों पक्ष में अगर गुणा भाग करवाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। कैसे आ गया समझ में? माइनस 1 से गुणा कराने पर। अब देखो 324 के हमें गुणनखंड करने हैं कि 45 आ जाए। 324 के आप गुणनखंड करिए कि जोड़ो या घटाओ तो 45 आ जाए। कैसे करेंगे गुणनखंड? देखो 324 तो 2 से काटिए, तो 2 एक कम 2, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, 2 एक कम 1, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से फिर से काटिए, 3 नामा 27, 9,
3 से काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 यहां पर 1 बचा। अब हमें लाना है 45, तो मान लीजिए इतने की गुणा करवा लीजिए, इतने की गुणा करवा लीजिए, तो ये आ गया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो 36 और 9 को जोड़ो कितना आएगा, 36 9 आपका आ जाता है 45। तो ठीक हो गया हमारा। तो अगर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 तिया 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारा आ जाएगा 45, वही हमें चाहिए। ठीक है, कितना आया था, 36 और 9। देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। तो हम लोग यहां से x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर एक्स स्क्वायर में से x चला गया, x बचा, माइनस का 36x में से x गया, कितना बचा 36। तो यहां से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 9, तो यहां पर बचेगा प्लस का x माइनस का 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27। ठीक, बचा कितना 5 और 9 छके 54, तो ये 0। सबको समझ में आया कैसे गुणनखंड हुए। यहां पर हम लोगों ने 9 कॉमन लिया, तो माइनस का 9 यहां आ गया, तो प्लस का x बचा, माइनस के 9 निकालेंगे तो प्लस है, अगर बाहर माइनस लिए तो यहाँ माइनस आ गया। 324 को 9 से भाग दे दीजिए, 36 बचेगा, 36 हमने लिख लिया। अच्छा, x माइनस 36 को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और जो बचा है उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। x माइनस 9 बचा है, तो ये 2 बचे हैं, तो इसको एक ब्रैकेट में हमने कर लिया, बराबर 0। तो यहां से हमारा आ गया x बराबर माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से आएगा x बराबर 36 और x बराबर 9। तो यानी हमारा x हमारा 36 भी हो सकता है, x बराबर हमारा 9 भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास जॉन के पास हमारे स्टार्टिंग में मान लीजिए ये वाला लेते हैं, अगर जॉन के पास 9 कंचे थे, तो हमारा जो जीवंती है, जीवंती के पास कितने कंचे बचे। तो अगर इसके पास x की वैल्यू 9 वाला है, अगर इसके पास 9 कंचे हैं, तो 45 माइनस 9 बच गया 36, तो इसके पास 36 कंचे हैं। और अगर जॉन के पास x, अगर आप लोग 36 लेंगे तो जॉन के पास 36 आएगा और जीवंती के पास 9 आएगा, दोनों ही आंसर सही है। तो हमने 9 वाला ले लिया, अगर तो जॉन के पास 9 आ गए, इसके पास 36 आ गए। आप 36 वाला ले लो तो जॉन के पास 36 आ जाएंगे, इसके पास 9 आ जाएंगे, तो दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, ये जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, कम से कम 2-3 बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में आखिर कहता क्या है, हमसे पूछता क्या है। फिर उसको पकड़िए, पॉइंट्स को पकड़िए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। उम्मीद है आपने 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है जिस दिन टोटल निर्माण की लागत जो थी 750 थी। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हम लोग नोट कर लेते हैं सबसे पहले, जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग लिखते जाएंगे साथ में। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो एक दिन में माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में, माना कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौने निर्मित करता है, खिलौने निर्मित करता है बराबर x। माना एक दिन में वो x खिलौने निर्मित करता है। फिर कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर
प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ये कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, घटाना है कितने से, 55 में से। क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटा दिया, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होगा। एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है, एक्स, तो लिख लिया। तो कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो 55 में से एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है, एक्स, तो 55 में से एक्स घटा दिया, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतना है। फिर क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। तो प्रश्न, एक दिन में कुल निर्माण लागत, तो कैसे निकालेंगे कुल निर्माण लागत, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है हमारा, किसी एक दिन निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो एक दिन में कितने बर्तन निर्मित, भाई एक दिन में कितना खर्चा आया, तो मान लीजिए उसने एक्स बर्तन निर्मित किए, तो एक्स बर्तन बनाने में कितना रुपए लगता है। तो सबसे पहले मान लिया एक बर्तन बनाने में हमें रुपया लगता है 55 माइनस एक्स, ठीक है, और बर्तन हमने बनाए एक्स, तो टोटल कितना रुपया लगेगा, एक्स गुणे 55 माइनस एक्स। तो समझ में आया आपको, कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है, तो हमें कैसे निकालेंगे एक दिन, तो एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है और एक खिलौने कितने रुपए का है। तो ठीक है, एक दिन में खिलौने निर्मित करता है वो एक्स, एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है एक्स, और एक खिलौने कितने रुपए का है, एक खिलौना 55 माइनस एक्स रुपए का है। तो एक दिन में खिलौनों की संख्या गुणे एक खिलौने का रुपया, तो टोटल आ गया एक दिन में कितना रुपया खर्च होता है, तो कितना रुपया खर्च होता है 750। बस यही आपको बनाना था, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप लोग गुणा करा के एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। समझ में आया। एक बार फिर से इसकी लैंग्वेज हम समझा देते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में निर्मित खिलौने करता है एक्स। देखिए ये इस प्रकार से, मान लीजिए आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और आपकी फैक्ट्री में एक दिन में बर्तन बनाए जाते हैं एक्स, ठीक है। आपकी फैक्ट्री में एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं, एक्स बर्तन बनते हैं। फिर एक बर्तन बनाने के लिए आपको रुपया लगाना पड़ता है 55 माइनस एक्स। तो एक्स बर्तन बनाने के लिए कितना रुपया लगेगा, 55 माइनस एक्स इंटू एक्स, और वो एक दिन का जो टोटल कॉस्ट आता है वो आता है 750। तो उसी को हमने 750 कर दिया, तो आपका समझ लीजिए इक्वेशन बन गया। अब आपको केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी गुणा करवा दीजिए। 55 माइनस एक्स की गुणा एक्स से एक्स स्क्वायर, और 750 इधर ले आएंगे तो माइनस का 750 बराबर 0। तो माइनस एक्स से गुणा करवा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस प्लस का 55x है, ये माइनस का 55x बन जाएगा, ये माइनस के 750 है तो प्लस का 750, और जीरो में एक माइनस एक्स से गुणा करवाओगे तो जीरो ही रहेगा। तो हमें बेसिकली चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस के 55x का माइनस 55x, माइनस 750 का प्लस का 750। अब हमें करना क्या है, 750 के गुणनखंड करने हैं कि हमारा 55 आ जाए। तो 750 के गुणनखंड 750, 2 से काटेंगे, कितना है, 2 3 6, 2 बचा 15, 2 7 14, 2 5 10, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 2 7 1 8, तो 5 से काट लीजिए 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो ये कितना आ गया 30, और ये कितना आ गया 55 25, तो 30 और 25 कितना हो गया आपका 55, और कितना पूछ रहा है 55, हाँ बन गया अपना। तो 55, 25 और 30 ऐसे गुणनखंड हो गए जिसको 55 को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x, तो देखो 55 को आप लोग माइनस का 30 गुणे माइनस का 25 भी लिख सकते हो, प्लस का 750 बराबर 0। देखिए हमने इसको क्या बनाया है,
एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x माइनस का प्लस का 750 बराबर 0। तो यहां से 30 आप लोग 30x कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन मिलेगा हमें x, तो x स्क्वायर में से x चला गया, कितना बचा x, माइनस का 30x में से x चला गया, कितना बचा माइनस का 30। यहां से हम लोग माइनस का 25 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 25 कॉमन ले लिया, माइनस के 25x में से माइनस 25 चला गया, x बचा, और यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था तो माइनस आ जाएगा। 750 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 दिया 75 और 0 का 0, तो ये आ गया। इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, x माइनस 30, जो बचा है उसको एक ब्रैकेट में, x माइनस 25 बचा है, x माइनस 25 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू आप लोग क्या आ जाएगी, x एक बार आ जाएगा 30 और दूसरी बार में x आ जाएगा माइनस 25 प्लस का 25, ठीक है। तो x की वैल्यू 25 का 30 आ गई। तो यानी अगर आप लोग एक बार एक दिन में खिलौने निर्मित करता बराबर x, तो x को एक बार आप ले लीजिए 25, तो हमने x को 25 ले लिया, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा 55 माइनस x। और हमसे पूछा गया है हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो खिलौने निर्मित करता है x, तो एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है 25, और दूसरा आंसर आपका हो जाएगा x बराबर 30। आप लोग इसको 30 भी ले सकते हो कि एक दिन में 30, क्योंकि दोनों ही आंसर आएंगे आपके 25 का 30 आए, तो एक दिन में आपके 25 अगर मान के करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, और 30 अगर मान लोगे यहाँ पर तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो आपका जो मर्जी है ले लीजिए, x की वैल्यू 2 हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। क्यों, अगर यहाँ पर आप लोग 25 रखोगे तो यहाँ पर 30 बच जाएगा, यहाँ पर 30 रखोगे तो यहाँ पर 25, ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो एक दिन में खिलौने निर्मित करता बराबर x की 2 वैल्यू आई 25 का 30। सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको अगर जोड़ दें तो कितना आ जाए, हमारे पास आ जाए 27, और अगर उनकी गुणा करवा दें तो हमारे पास आ जाए 182। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। देखिए ये हमारा चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण, तो हमें एक्स वाई नहीं मानना है, केवल एक्स की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो हल करेंगे जब इसका, तो माना क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर कह रहा है जिनका योग 27 हो। तो अगर दोनों संख्याओं को जोड़े तो 27 आ जाए, तो 27 माइनस एक्स। क्या कह रहा था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x, अगर इनको जोड़ दोगे कितना आएगा 27। देखो x प्लस 27 माइनस एक्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा, प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, कितना आएगा 27। तो कह रहा था ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग तो 27 है, 27 आ गया, समझ में आया। फिर कह रहा है वह उनका गुणनफल 182 हो। तो योग 27 आ गया, इनका गुणनफल कितना आना चाहिए 82। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल आना चाहिए 182, तो गुणनफल भी भैया 182 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो 27x और इंटू 27 माइनस एक्स, दोनों की गुणा करवाएं तो आएगा 182। तो आ गया हमारा 182। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। देखो तो x की गुणा 27 से, तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन सबको उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 27x उधर जाएगा तो माइनस का 27x, और 182 तो इधर ही है तो प्लस का 182। इसको सही से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। बस हमने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर, ठीक आ गया। अब हमें 182 और यहां पर एक्स स्क्वायर, देखो
जिसे लिखा होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, जैसे ये लिखा है तो एक्स स्क्वायर के साथ में हमेशा एक होता है, ठीक है, ये याद रखिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ में एक हमेशा होता है, तो 182 की गुणा एक से करवाओगे 182 आएगा। 182 के हमें करने हैं गुणनखंड, 182 के करने हमें गुणनखंड, कर लो। 2 से काटेंगे 2 नामा 18, 2 एकम 2, 91 7 से हमारा कट जाता है, तो 7 एकम 7, 2 बचे 21, 7 तिया 21, तो ये बच गया 13। हमें लाना है 27 यहाँ पर, ठीक है, जोड़े या घटाए तो आ जाए हमारा 27। तो 7 दूनी 14 और 13, अगर 14 और 13 की गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 182, और अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 1 2, तो आ जाएगा 27। तो हमारे 182 के गुणनखंड होंगे 14, 13, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस का 182 बराबर 0। यानी 27 को हम लोग -14 और -13x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से कॉमन ले लो जो कॉमन मिले, तो यहां से मिल जाएगा हमें x कॉमन, तो x कॉमन ले लो, तो यहां से x निकल गया, x बचा, यहां से x निकल गया, माइनस का 14 बचा, माइनस का 13 कॉमन ले लो, माइनस का 13x में से -13 चला गया, x बचा, माइनस कॉमन आ गया, चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। 182 के गुणनखंड थे 14, 13, 13 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 14, तो 14। ऐसे भी देख सकते हो 182 में से 13 हटा दो, कितना बचेगा 14 बचेगा, बराबर 0। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो उसको एक ब्रैकेट में x माइनस 14, और जो बच गया एक ब्रैकेट में x बचा और -13 बचा, x बचा और -13 बचा, एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आएंगी 14, 13, यानी अगर आप इसको जो है, अगर एक बार आपने x को, आप लोग क्या करिए, एक बार x को मानिए 13, तो पहली संख्या आ जाएगी आपकी 13, दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 14। अगर आपने x को माना 14, तो पहली संख्या आपकी आ जाएगी 14, दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 13, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात करें, तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें, तो वो दोनों संख्याएं हमारी 13, 14, दोनों संख्याएं बराबर, दोनों संख्याएं बराबर 13, 14। कैसे आया, x की वैल्यू 13 रखेंगे तो हमारा y ये 27 माइनस x आ जाएगा 14, और अगर x की वैल्यू 14 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13। तो दोनों संख्या 13, 14 ही बनी, जो कि हमारे मूल भी आ रहे थे, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। कितना है, 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। अच्छा, तो सबसे पहले पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए, पूर्णांक जो होता है हमारा, पूर्णांक इंटीजर इंग्लिश में कहते हैं, पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक होते हैं जैसे हमारे -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, ये है हमारे पूर्णांक, ठीक है, ये है हमारे पूर्णांक। माइनस वाले भी हैं, 0 भी है, 1, 2, 3, ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। कह रहा है 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब जस्ट आगे पीछे, जैसे और भी हो सकते हैं ना, 4, 5, 6 कुछ भी। तो अगर 1 लिया है तो 2 लोगे, अगर 2 लिया है तो 3 लोगे, अगर 3 लिया है तो 4, आगे पीछे। ये नहीं कि 2 ले लिया 5 ले लिया, ये गैप नहीं होना चाहिए, जस्ट आगे। क्रमागत मतलब आगे पीछे, कॉन्जिक्यूटिव। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब है ये माइनस वाले कतई नहीं लेना है, ठीक, माइनस वाले नहीं लेना। धनात्मक का मतलब तुम्हें पॉजिटिव में ही खेलना है। अच्छा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 365 है। अगर एक धनात्मक पूर्णांक 1 है तो दूसरा आगे का क्या होगा, 2। अगर एक हमारा 4 है तो दूसरा 5 होगा, यानी एक हमारा x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। क्रमागत का मतलब है कि जस्ट आगे का धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है आगे पीछे, ठीक है। अगर एक x है तो x + 1 होगा, एक 2 है तो 3 होगा, इसमें 1 जोड़ गया ना। अगर 3 है तो 4 होगा, तो 3 + 1 4, 1 जुड़ गया, तो इसी में एक x है तो दूसरा x + 1 होगा। धनात्मक लेना है तो निगेटिव वाले की बात नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, ठीक है, हल करेंगे इसका।
माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, तो एक हमारा x हो गया, एक x+1, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए। इनके वर्गों का योग 365 है, इनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग 365 है, तो इसका वर्ग कर दो, x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो हमें फार्मूला पता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस का 2ab। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लगा देना है भाई। तो x² का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब x का स्क्वायर कितना हो गया, x² प्लस का x+1 का होल स्क्वायर बराबर a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 1 बराबर 365। तो यहाँ पर x² प्लस x² कितना हो गया, 2x² प्लस का ये कितना आ गया, 2x प्लस का 1 ये छूट गया था, तो प्लस का 1 बराबर 365 है। सबको समझ में आया। तो 2x² ये था 2x² प्लस का था ये 2x, तो प्लस का 2x, 365 इधर आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा, माइनस के 365 प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 364 बराबर 0। क्यों आया 364, क्योंकि 365 जब इधर आएगा तो माइनस का 365 हो गया और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो माइनस के 365 प्लस का 1 कितना बचा, माइनस का 364। अब हमें इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देना है तो x² प्लस का x माइनस का 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। समझ में आया। दोनों और 2 से भाग देंगे, देखो इधर भी 0 को भी 2 से भाग दोगे तो 0 को किसी से भी भाग दो तो 0 का 0 रहेगा। इधर 2 से भाग दिया, जैसे 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 था, 2 से भाग दिया ना, तो ये प्लस माइनस होता है, वहां पर देखो 2 टूट जाता है, एक जैसे ये हो गया, एक जैसे ये, तो सबके बटे में भी अलग अलग भी 2 लिख सकते हो। 2 से ये वाला 2 कटा, 2 से ये वाला 2 कटा और 2 से ये कटेगा तो 182 आ जाएगा। तो इस प्रकार से होता है, सबको समझ में आया होगा। तो 182 की गुणनखंड अभी हमने किया था, कितना आया था, 2 × 7 × 13 आया था 182 की गुणनखंड, अभी पीछे किया था ना। तो और हमें लाना एक, तो 7 दूनी 14 का 13, 2 गुणनखंड आ गए। तो x² प्लस का 14x माइनस का 13x कितना आ गया, प्लस का 1 ही बचेगा, माइनस का 182 बराबर 0। तो ये आपका आ जाएगा, x कॉमन ले लो तो x प्लस का 14 माइनस का 13 कॉमन ले लो तो x प्लस का 14, ठीक है, बराबर 0। तो यहां से आपका आ जाएगा x प्लस 14, ये था ना x प्लस 14 और जो बच गया x माइनस 13 वो एक ब्रैकेट में बराबर 0। इसको उधर ले सकते हैं। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ना हो तो नोट कर लीजिए, इसको बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है। आपका आया था x प्लस 14, इसको एक बार 0 कर दीजिए और फिर आया था आपका x माइनस 13, ठीक है, x माइनस 13 बराबर 0 कर दीजिए। तो यहां से आ गया आपका x की वैल्यू माइनस का 14 और यहां से आ गया x की वैल्यू आपकी 13। तो देखो धनात्मक पूर्णांक बोला था, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो 14 तो है ऋणात्मक पूर्णांक, माने निगेटिव इंटीजर है 14, हमें तो पॉजिटिव लेना है, तो हमारा ये वाला तो कैंसिल होगा, ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो निगेटिव है, हमें पॉजिटिव लेना है। x बराबर 13 ये धनात्मक है, तो हमारा एक आ गया x की वैल्यू 13 और x प्लस 1 ये था, तो x प्लस 1 तो बराबर 13 प्लस 1 कितना आ गया, 14। तो ये आ गया 14, ये आ गया 13।
तो हमारा एक पूर्णांक हो गया हमारा 13 और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया 14, क्योंकि होता है x + 1, तो ये आ गया 14। ठीक, सब लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये जो आपका 5वां क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, ये आपका बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज जिसमें ये कोण होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका ये है आधार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आधार ये होता है। ठीक है, ये होता है आधार, ये होता है इसका कर्ण, ये क्या होता है इसका कर्ण, ये होता है इसका लंब, लंब यानी ऊंचाई, ये होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, लंब भी कहीं कहीं मिलता है लिखा हुआ। और इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है कि इसका जो प्रतिबंध होता है वो होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यहां पे लंब होता है, आप लोग इसको लंब ही लिख लें, ऊंचाई यानी लंब प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आपसे कहा गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लिया कि उसका आधार है x, तो उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगी। तो कह रहा है कि कर्ण बताइए, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा थ्योरी हल। माना आधार बराबर x, अगर आधार हम लोग x मान लेते हैं तो कह रहा है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। अगर आधार x है तो 7 सेंटीमीटर कम हो गई, सेंटीमीटर, और ये भी है सेंटीमीटर में। तो कह रहा है दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो आधार ऊंचाई दिया है तो कर्ण का स्क्वायर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13, और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है आपका 13 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। तो प्रतिबंध लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है आपका 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है आपका x का स्क्वायर प्लस प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है x माइनस 7 का स्क्वायर। तो बस इसको ओपन कर दीजिए आप लोग, तो 13 का होल स्क्वायर होता है 169, 169। ठीक है, 13 का वर्ग होता है 169 प्लस का x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाला भी सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14x माइनस का 14x। अच्छा, अब जो है ये सारा उधर ले जाइए, तो यहां बच जाएगा 0, 2x स्क्वायर
माइनस का 14x, x वाले एक पास लिख लिए, प्लस का 49 था और 169 उधर जाएगा तो माइनस का 169 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सही से लिख लेते हैं। 2x² माइनस का 14x, 169 में से 49 गया, कितना बचा? 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, 120 बच गया। तो आपकी इक्वेशन ये आ गई। इसको आगे ले चलते हैं यहां पर स्पेस। देखो ये वाला फार्मूला तो सबको याद ही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको बिगाड़ दे रहे हैं। अब देखो आपका यहां पर आया था 2x² माइनस का 14x माइनस का 120। इसको 2 से भाग दे दीजिए, 0 को भी 2 से भाग दीजिए और इन सबको 2 से भाग दे दीजिए। देखो 2x² माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। 2 से भाग देने पर तो 2x² को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? x² माइनस का 14x को 2 से भाग दोगे तो 7x और माइनस का 120 को 2 से भाग दोगे तो 60। 0 को 2 से भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। समझ में आया? 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। तो 60 का हम लोग गुणनखंड करेंगे कि 7 आ जाए। तो 12 पंचे कितना होता है? 60 के गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। 60 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गया 7 बच गया। तो x² माइनस के 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। देखो 7x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस का 12x प्लस का 5x। क्यों? माइनस 12 में से प्लस के 5 चले गए तो माइनस का 7 ही तो बचा। तो हम लोग ऐसे भी मध्य पद को हमने विभाजित कर दिया, यानी इसका गुणनखंड कर दिया। जो कॉमन मिले कॉमन ले लो। यहां पर x कॉमन मिल जाएगा तो x ले लिया, तो यहां पर x बचा, माइनस x का बाहर चला गया तो यहां पर 12 बचा, प्लस का 5 कॉमन ले लिया तो 5x में से 5 बाहर चला गया, x बचा। 12 पंचे 60, 5 बाहर चला गया तो 60 में से कितना बचा? 12 बराबर 0। तो इसके जो गुणनखंड आ जाएंगे x माइनस 12 और x प्लस 5। पूछा क्या था हमसे? दोनों भुजाएं ज्ञात करो। अच्छा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 12, यहां से आ जाएगा 12 और यहां से आ जाएगा आपका माइनस 5। तो हमारा आधार था, तो हम लोग पॉजिटिव वाला यहां से ले लेते हैं। x बराबर हम लोग 12 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दूरी होगी वो निगेटिव में तो होगी नहीं। दूरी आपकी निगेटिव में तो हो नहीं सकती कि -5 सेंटीमीटर आधार हो गया हमारा। भाई आपका कोई मान लीजिए त्रिभुज है और आप क्या कहेंगे कि हमारी त्रिभुज का जो आधार है वो -5 सेंटीमीटर है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा। तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव वाला लेंगे। ठीक है, x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपका आधार कितना आ गया? आधार आ गया आपका x बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर और कर्ण आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दीजिए यहां पर। जब आप लोग वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आप लोग रखेंगे 12, तो 12 में से 7 गया आपका बच जाएगा 5 और ये आ गया आपका 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ये देखिए समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये दो भुजाएं 90 डिग्री पे होती हैं। ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये ऊंचाई होती है और ये आपका प्रतिबंध होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? प्रतिबंध होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस हमें वैल्यू डालनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग करिए क्या, इसको कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए आराम से। पढ़ लिया आप लोगों ने? अब हम पढ़ते हैं। कह रहा है एक कुटीर उद्योग है, एक कोई फैक्ट्री है, वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। ठीक है, एक दिन में वो कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। फिर कहता है एक विशेष दिन, किसी दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग क्या है भैया? नग मतलब कुछ नहीं है, कोई यूनिट होती है बर्तन की। मान लीजिए उसको कोई दूसरी चीज है वो नग बोल दिया, कोई हमें मतलब वो जरूरत नहीं है कि ये क्या है। तो किसी प्रत्येक दिन मतलब प्रत्येक नग, एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत,
नग और बर्तन को इसने रिलेट किया। देखो कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। दोगुने से 3 अधिक है। ये जो नग की निर्माण लागत आ रही है प्रत्येक नग की, एक जो नग हम लोग बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, जो जो कह रहा है हम लोग नोट कर लेते हैं। हल बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर सकता है। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। अच्छा, फिर कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो हमने कुछ अपने मन से नहीं किया, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो हमने मान लिया कि एक दिन में निर्मित बर्तन करता है वो x, कुछ कह रहा था तो कुछ मान लिया हमने x है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने वो लिख लिया, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो जो कह रहे हैं वो हम बस लिखते जा रहे हैं। प्रत्येक नग की निर्माण लागत और कुछ बर्तन निर्मित करता है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है? उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। उस दिन के प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्मित किए गए बर्तन जो x है उसके दोगुने से 3 अधिक है। ये देखो कह रहा है की संख्या उस दिन के निर्माण लागत निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x, उसके दोगुने से 3 अधिक है, तो x का दोगुना 2x, 3 अधिक है तो +3। समझ में आया? आप लोग आराम से इसकी लैंग्वेज को कम से कम 2-3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, जो आपको दूसरे क्वेश्चन में एग्जाम्पल करवाया था वो फैक्ट्री वाला याद है, जॉन और जीवंती के बाद वाला जो क्वेश्चन था, सेम वाला क्वेश्चन ही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी, फॉर्मेट सेम है। ठीक है, तो कह रहा है निर्माण लागत उस दिन की थी 90 रुपया, तो प्रश्नानुसार उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपए। तो अगर एक दिन में निर्मित बर्तन है x और उसकी लागत आ रही है 2x + 3, एक ये है प्रत्येक नग की, एक नग की कितनी है 2x + 3, और कुल बर्तन कितने हैं एक दिन में x, उसकी टोटल कॉस्ट है 90 रुपए। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की गुणा 2x से, तो 2x² प्लस का 3x बराबर 90। इसको इधर ले आइए, तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। तो 90 की गुणा 2 से कराओगे कितना आ जाएगा 180। 180 की गुणनखंड करिए, आपकी जोड़िए या घटाइए तो आ जाए 3। ठीक है, 90 दूना 180, 180 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ो या घटाओ तो आए 3। अच्छा, तो 180 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 90, फिर 200 काटोगे कितना आ जाएगा 45, फिर 45 5 4 9 विषम संख्या यानी 3 से काट लो, 3 1 कम 3 3 15, फिर से 3 से कट जाएगा एक बार, 3 5 के 15 5, हमें लाना है 3, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 15 ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x। तो देखो 15 में से 12 गया कितना आ गया 3, और 15 12 की गुणा 180 आ जाएगी, माइनस का 90 बराबर 0।
तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है, 90 है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको एक पास कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2x² माइनस का 12x, क्योंकि इसमें दोनों से 2 कॉमन मिल जाएगा, प्लस के 15x माइनस के 90 बराबर 0। ऐसे भी हो जाता, लेकिन ऐसे कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2x कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा x माइनस का x चला गया, 2 छंगे 12, x माइनस 6, प्लस का 15 कॉमन ले लिया, यहां बच गया x, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, तो यहां से बच गया 6 बराबर 0। तो देखो यहां पर भी x माइनस 6, यहां पर भी x माइनस 6, ये इसको बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है। x माइनस 6 को एक बार लिख लीजिए, और एक बचा वाला क्या, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो देखो यहां से x बराबर आ जाएगा आपका 6, इसको 0 के बराबर करोगे, x बराबर 6, यहां से x की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो बर्तनों की संख्या निगेटिव तो होगी नहीं, कि हम बता रहे हैं कि भैया हमारे बर्तनों की संख्या आई है माइनस का 15/2, तो ये कोई बर्तन थोड़ी है, बर्तन 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा। तो हमारे बर्तनों की संख्या आ गई x क्या है 6, तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमारी कितनी आ गई 6। ये आप लोग नीचे यहां पर लिखिए, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी आ गई 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 वैल्यू रखिए, 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 15। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है 15 रुपए, 15 ये सब रुपए में है, ठीक है, निर्माण लागत है रुपए में, और ये संख्या तो नंबर में होती है। तो सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x थी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, तो ये 2x प्लस 3 आ गया। फिर हमने कह रहा था उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी, तो एक दिन में निर्मित बर्तन x है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत इतनी है, दोनों की गुणा करा दी तो 90 आ गया। सॉल्व कर लिया तो हमारा x बराबर 6 आ गया, निगेटिव वाला लेंगे नहीं, तो हमारा बर्तनों की संख्या 6 आ गई, और निर्माण लागत हमारी एक नग की है 15 रुपए। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को कई बार रीड करिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में भी आया होगा। आप लोग इसको अपने मन से भी एक बार लगाएं ताकि आपको समझ में आए। जहां पर आप लोग भूलें एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया हमें ये चीज समझ में नहीं आई, हम लोग उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो हमसे साझा करिए, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करते रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगला जो एक्सरसाइज है 4.3 वो अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।